गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश जांगिड़ स्वागत करता हूं आपका आनंद कैरियर विजन में। तो हम बात कर रहे थे संविधान के बारे में। संविधान के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था अनुसूचियां। अनुसूचियों में हम बात करें तो अनुसूची एक, दो और तीन ये अनुसूचियां हो गई। अनुसूची एक में हमने क्या पढ़ा था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। अनुसूची दो में हमने क्या पढ़ा था? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। और अनुसूची तीन में क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ या प्रतिज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे अनुसूची चार के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट क्लास आपने ली है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अनुसूची चार के बारे में। तो देखिए अनुसूची चार में किसके बारे में उल्लेख है? तो पहले सुनिए एक बार। अनुसूची चार में केंद्र और राज्यों और केंद्र के बीच राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया। किन किन के बीच? राज्य और केंद्र के बीच राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया। राज्यसभा समझ गए? एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन कहां पर किया गया है? अनुसूची चार में। इसका आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो इनका आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। और राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जिसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था नहीं। जैसे कि लोकसभा की बात करें तो राजस्थान की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो उन 25 में से 4 सीट किन की है? एससी। और 3 किन की है? एसटी की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ऐसे इनका विभाजन है। वैसे हम बात करें कि राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो इनके अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, एससी एसटी की इनके अंदर कोई सीट नहीं है। तो यहां तक समझ में आ गया कि अनुसूची चार में किसका उल्लेख है? राज्य और केंद्र में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। और राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसके अंदर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इतना एक बार आप लिखिए, फिर मैं आपको और लिखाता हूं। तो आप लिखिए अनुसूची चार। तो यहां पर अनुसूची चार के आगे लिखिए अनुसूची चार में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा सीटों का उल्लेख है। उल्लेख है। फिर हम आगे बात करें तो आप एक नोट लगा के लिख लीजिए। राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है, ऐसा सदन है जिसमें सीटों का आरक्षण, यहां पर सीटों का आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। फिर लिखिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया है? 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। 1971 के अंदर यह डिसाइड किया था कि हम राज्यसभा की सीटों का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर करेंगे। यह व्यवस्था कितने दिनों तक लागू थी? तो 1971 से लेकर 2001 तक के लिए हमने ये व्यवस्था की थी। लेकिन क्या हुआ फिर? 2001 में आकर वापस अगर सीटों का आवंटन करने के लिए देखा गया तो हमने पाया कि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी जनसंख्या में तो आई गिरावट, और उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी जनसंख्या उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। और यहाँ पर व्यवस्था कैसी है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर भारत की जनसंख्या
लगातार बढ़ती रही और दक्षिण भारत की जनसंख्या कम होती रही, तो इसका मतलब तो ये होगा कि दक्षिण भारत के राज्यों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमने 1971 से लेकर 2001 तक की में जनसंख्या में कमी की और उत्तर भारत के राज्यों ने वृद्धि की, तो इसका मतलब हमने गलत काम कर दिया, क्योंकि उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कम हो रहा था क्योंकि उनकी जनसंख्या उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। तो फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमने जनसंख्या नियंत्रण करके हमने कुछ गलत कर दिया, इसका मतलब तो फिर हम भी जनसंख्या बढ़ाएं। फिर निर्धारित किया गया कि नहीं। फिर 2001 में एक अधिनियम आया, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसमें वापस निर्धारित किया गया कि 2026 तक राज्यसभा में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। यहां तक मेरी आप बात समझे क्या? पहले निर्धारित 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था राज्यसभा की सीटों का। फिर क्या हुआ? फिर हमने वो व्यवस्था लागू की थी सन 2001 तक। 2001 में आके हमने देखा कि उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण में है। तो फिर जो जनसंख्या कम है वहां पर राज्यसभा की सीटें कम होगी और जहां पर उत्तर भारत में ज्यादा बढ़ रही थी वहां पर राज्यसभा की सीटें ज्यादा होगी। तो फिर ये निर्णय किया गया कि हम 1971 की जनगणना को ही हम निरंतर लागू रखते हैं और 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर इन सीटों का निर्धारण करेंगे। तो वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर ही राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया। 2001 में कौन सा संशोधन किया था? तो 84वां संविधान संशोधन 2001, ये आपको याद रखना है। अब देखो आगे। ठीक है सर, राज्यसभा की सीटों का आवंटन तो हमने संविधान की चौथी अनुसूची में पढ़ दिया, क्या लोकसभा की सीटों का भी कोई उल्लेख है संविधान के अंदर? तो इसका आंसर है कि नहीं, लोकसभा की सीटों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो फिर कहां पर कैसे किया जाएगा? तो देखिए, 1951 का जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? 552। लेकिन वर्तमान में कितनी है? अधिकतम सीटें कितनी है? 552 है वर्तमान में बात करें तो। इससे पहले तो 545 पर चुनाव होता था, लेकिन अभी दो एंग्लो इंडियन है, उनका अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उनमें ये नहीं चुन के आई। तो अभी कितनों सीटों पर चुनाव आया? 543 सीटों पर ही चुनाव हुआ। अब आप कहोगे कि सर 552 सीटें हैं और चुनाव हुए हैं 543 पर। 543 में हमने दो जोड़ दिए एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन आपको समझा दिया कि कौन है, ठीक है। अब 543 प्लस 2 545 तो हो गई। अब सीटें और कितनी खाली है? अभी तक 7 सीटें और रह गई ना खाली। 545 में से 552 तक बात करें, 7 सीटें खाली रह गई। तो ये किन के लिए है? तो ये हमने पीओके के लिए रखा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो वर्तमान में पाकिस्तान का अधिकार है। तो उस क्षेत्र के लिए हमने ये 7 सीटें निर्धारित करके रखी है कि पीओके हमारा था और हमारा ही रहेगा। ये पूरी दुनिया को बताने के लिए किया गया है कि देखो, हमने हमारे संविधान में पीओके के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी है। जिस दिन पीओके हमारा होगा, हम वहां पर 7 सीटें हमारी पहले से निर्धारित है और वहां पर कितनी सीटें होंगी? फिर पीओके में 7 सीटें होंगी। तो इस प्रकार हमने 552 सीटें हैं। तो जिस दिन पीओके हमारा होगा वहां पर कितने सीट होंगी? 7 सीट होंगी। तो उनके लिए 7 सीट अभी रिजर्व है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो एक बार इतना लिखो, बाद में और देखते हैं। तो एक बार आप यहां तक लिखो, राज्यसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। एक बार यहां तक लिखो, फिर मैं और लिखाता हूं। यहां तक लिख लिया? फिर देखो आगे, वैसे मैंने समझा दिया है, अब आप लिखो। हमने 1971 का आधार माना था ना, मतलब 1971 की जनगणना के आधार पर हमने माना था। वो व्यवस्था कहां तक थी? 2001 तक। फिर 2001 में ऑब्जेक्शन हुआ, तो फिर 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में। फिर कितने वर्षों तक किया हमने ये? 2026 तक यही व्यवस्था लागू होगी सीटों के लिए। तो आप आगे लिखो,
आगे लिखो, ये हमने लिख लिया था 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। अब आगे नोट लगा के लिखो, नोट में लिखो आप 84वां संविधान संशोधन 2001 में, 84वां संविधान संशोधन 2001, 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत राज्यसभा की सीटों, राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीटों का निर्धारण 2026 तक के लिए किया गया, 2026 तक के लिए किया गया। अभी 2024 चल रहा है, तो 2 साल बाद अब 2026 आएगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो जनसंख्या है उनमें कितना फर्क है, फर्क नहीं है, क्या ये 1971 की हम जारी रखते हैं या फिर नए जनसंख्या के आंकड़े आएंगे उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो तो 2026 में पता चलेगा। तो ये लाइन लिख ली, 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत राज्यसभा की सीटों का निर्धारण 2026 तक के लिए किया गया था। तो अभी 2026 आएगी, उसमें देखिए। फिर एक और लिखो, नोट लगाया था, नोट में आगे 2 नंबर पे लिखो, लोकसभा में, लोकसभा में सीटों का आवंटन, लोकसभा में सीटों का आवंटन 1951 के, 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, अधिनियम, 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किया गया है। फिर लिखिए, लोकसभा के सीटों का आवंटन संविधान में नहीं किया गया, लोकसभा की सीटों का आवंटन संविधान में नहीं किया गया, लोकसभा की सीटों का आवंटन, लोकसभा की सीटों का आवंटन संविधान में नहीं किया गया, संविधान में नहीं किया गया। यहां तक लिख लिया। फिर आगे देखो, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। संविधान में यह उल्लेख है कि, माफ कीजिए, संविधान मत लिखो, 1951 के, 1951 अधिनियम के तहत, 1951 के अधिनियम के तहत, 1951 के अधिनियम के तहत लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 होगी, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 होगी, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, 552। फिर आगे हम पढ़ते हैं अनुसूची 5 और अनुसूची 6। यहां तक लिख लिया। फिर आगे लिखो आप। फिर अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को हम एक डायग्राम के माध्यम से बता देंगे, समझने में आसानी रहेगी, फिर डिटेल से लिख लेंगे। अनुसूची 5 में लिखो, अनुसूची 5 और इस साइड लिख लो अनुसूची 6। इनको हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुसूची 5 में किसका उल्लेख है, अनुसूची 5 में देखो, जनजातीय, माफ कीजिए, अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख, इनके बारे में दिया गया है कि इन क्षेत्रों में
जल, जंगल और जमीन, इन सब पर किनका अधिकार होगा? इन क्षेत्रों का अधिकार होगा। इसके लिए 20 सदस्यीय 20 सदस्यों की परिषद बनाई जाती है, परिषद बनाई जाती है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन, इन सभी पर किसका अधिकार होगा? अनुसूचित क्षेत्रों का अधिकार होगा। और इसके लिए 20 सदस्यों की एक परिषद बनाई जाएगी। फिर देखो अनुसूचित 6 में क्या है? तो अनुसूचित 6 में है असम, मिजोरम, असम, मिजोरम, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय राज्यों का उल्लेख, इनका उल्लेख है, इन 4 राज्यों का उल्लेख है। इनमें भी कहा गया है कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में जल, जंगल और जमीन, इन तीनों पर किसका अधिकार होगा? यहाँ के लोगों का अधिकार होगा। इसके संरक्षण के लिए 30 सदस्यों 30 सदस्यों 30 सदस्यों की 30 सदस्यों की परिषद बनाई गई। तीस सदस्यों की जनपद बनाई गई। लिख लिया? ये एक बार डायग्राम उतारो। 30 सदस्यों की जनपद बनाई गई, जनपद लिख लो, जनपद बनाई। अब देखो अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित उल्लेख किया गया है। इन क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन, इन सभी पर किसका अधिकार होगा? अनुसूचित क्षेत्रों का अधिकार होगा। इसके संरक्षण के लिए 20 सदस्यों की परिषद बनाई जाती है। और यही बात इधर देखें तो अनुसूचित 6 में किसका उल्लेख है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। जहां पर भी जल, जंगल और जमीन पर इन्हीं का अधिकार होगा। और इसके लिए 30 सदस्यों की जनपद बनाई गई है। अब देखो अंडरलाइन करना, यहाँ पर तो क्या है? 20 सदस्यों की परिषद, और यहाँ पर क्या है? जनपद। अनुसूची 5 में किसका उल्लेख है? 20 सदस्यों की परिषद बनाई जाएगी, और अनुसूचित 6 में 30 सदस्यों की जनपद बनाई जाएगी। एक बार ये डायग्राम आप उतार लो, फिर मैं पूरा थ्योरी में लिखाता हूं। अब हेडिंग लगाओ अनुसूची 5, थ्योरी लिखो। अनुसूची 5 में लिखो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान इसमें लिखो आप, इसमें लिखो भारत के किसी भी क्षेत्र को, भारत के किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। एवं इन क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन पर, एवं इन क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन पर, जल, जंगल और जमीन पर, जल, जंगल, जमीन की रक्षा हो सके, जल, जंगल, जमीन की रक्षा हो सके, इस हेतु 20 सदस्यों की परिषद बनाई गई। कितने सदस्यों की? 20 सदस्यों की परिषद बनाई गई। यहां तक लिख लिया? फिर लिखो आगे। अनुसूचित 6, अनुसूचित 6 असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। एक सूत्र आता है, सूत्र भी लिख लो। 4 राज्य कौन कौन से? आप कंफ्यूज हो जाओगे तो एक सूत्र है अमी मैत्री। अमी मैत्री। ऐसे क्या हो गया? असम, मी से क्या हो गया? मिजोरम,
और मे से क्या हो गया मेघालय, और त्रि से क्या हो गया त्रिपुरा। ये आप ट्रिक लिख लो जिससे आपको याद रहे। अमी मैत्री, ये सूत्र लिख लो। कौन कौन सी है? ऐसे क्या हुआ है असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा। इन चार राज्यों का उल्लेख किया गया। आगे लिखो इसमें, इन राज्यों में जल जंगल जमीन, इन राज्यों में जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, की रक्षा के लिए 30 सदस्यों की, 30 सदस्यों की जनपद, जनपद गठित की जाएगी। 30 सदस्यों की जनपद गठित की जाएगी, जनपद गठित की जाएगी। ये डायग्राम बना लिया ना, फिर मैंने थ्योरी भी लिखा दिया। तो कितनी अनुसूची हो गई हमारी? 6 तक हो गई। फिर आगे लिखते हैं अनुसूची 7। अच्छा, इससे थोड़ा और समझा दो। देखो अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे जैसे हम हमारे आसपास में देखते हैं कि अनुसूचित जाति है, एससी है, एससी एसटी की जो जातियां हैं, ठीक है। ये नियम क्यों जरूरी था? ये देखो, क्योंकि जो एससी जो वर्ग है, आज तो एक समृद्ध है, सब बराबर है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले देखा जाए, या आजादी से पहले या बाद में देखा जाए, तो जो उच्च वर्ग की जातियां थी, जैसे उच्च वर्ग के जो लोग थे, वो इन जातियों का शोषण करते थे। इसमें देखो जो रियलिटी है वो है, तो वो शोषण करते थे इनका। तो ये आर्थिक रूप से इतने समृद्ध नहीं थे। अब समृद्ध नहीं होगे तो क्या होगा? ये अपनी जमीन बेचेंगे, क्योंकि भाई इनको रोजगार भी इतना नहीं है, इनको जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये जमीन बेचेंगे। तो अगर ये ऐसे ही जमीन बेचते रहे, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अगर वो जमीन खरीदते रहे, तो उनके पास तो फिर जमीन भी नहीं रहेगी। तो कानून ये बनाया गया कि एससी और एसटी की जमीन कोई अन्य वर्ग नहीं खरीद सकता। मतलब एससी एसटी की जमीन एससी वर्ग का आदमी है वही खरीदेगा, और एसटी का, एसटी की अगर जमीन है तो वही खरीदेगा। तो कम से कम जमीन तो इनके पास रही। तो अगर जमीन रहेगी तो ये खेती करेंगे, कृषि के माध्यम से अपना कम से कम गुजारा तो कर लेंगे। अगर ये पैसों की जब भी जरूरत पड़ी, ये मान लीजिए 100 बीघा जमीन है, तो उनको जरूरत पड़ी तो 20 बीघा बेच दी, 30 बेच दी, तो ऐसे ऐसे करके इनके पास जमीन भी कम हो जाएगी। एक तो आर्थिक रूप से वैसे थोड़े पिछड़े हुए थे, अगर ये जमीन भी अगर उच्च वर्गों ने खरीद ली फिर तो और भी हालत खराब हो जाएगी। तो लिए इसलिए ये नियम निकाला गया। तो इसलिए इसका उल्लेख किया गया कि इनसे संबंधित जल जंगल और जमीन, इन पर किनका अधिकार होगा? एससी एसटी, इन्हीं का अधिकार होगा। तो अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। ये बात समझ में आ गई। फिर देखो अनुसूची 6 में, इनमें इन जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, पूर्वी राज्य असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ पर जनजातियां निवास करती है। तो यह भी यही व्यवस्था है, इन पर भी जल जंगल और जमीन पर निकाधार होगा। अब इनकी सुरक्षा के लिए 30 सदस्यों की एक जनपद बनाई जाती है। अब मैंने लिखाया कि अनुसूचित क्षेत्रों को कौन घोषित करेगा कि कोई क्षेत्र अनुसूचित है या नहीं है। तो इसके लिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है या नहीं, ये राष्ट्रपति तय करता है। मैंने इतनी बात लिखाई है, और ये आपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लिए, और मैंने बोर्ड पर भी लिखा ली। तो अनुसूची 5 और 6 समझ में आ गई, अनुसूची 4 समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं अनुसूची 7 की। तो हेडिंग डालिए अनुसूची 7। अनुसूची 7, इसमें लिखिए अनुसूची 7 में लिखिए, अनुसूची 7 में किसका उल्लेख है? राज्य और केंद्र के बीच के संबंधों का उल्लेख कहां पर है? अनुसूची 7 में। कि राज्य और केंद्र के बीच कैसे संबंध होंगे, कौन कौन से विषय हैं, उनको अलग अलग बांटा गया है। संघ सरकार के कौन से हैं, राज्य सरकार के कौन से होंगे, समवर्ती में कौन से होंगे, और अवशिष्ट सूची में कौन कौन से विषय होंगे, इनके बारे में हम चर्चा डिटेल से करेंगे। तो देखिए अनुसूची 7 में लिखिए आप, अनुसूची 7 लिख दिया, उसके आगे लिखिए केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध। इसमें आप एक बार लिख लीजिए, फिर मैं बाद में समझा दूंगा। तो इसमें लिखिए
चलिए एक पहले डायग्राम से समझा दूं, फिर ये डायग्राम उतार ले, फिर थ्योरी में लिख लेना। वैसे डायग्राम से समझ में आ जाएगा, थ्योरी में रहने दो आप। पहले लिखिए संघ सरकार। संघ सरकार हो गई, फिर एक राज्य सरकार। राज्य सरकार, फिर केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। संघ सरकार के विषय, आगे विषय लिख लीजिए, संघ सरकार के विषय, यहां पर विषय लिख रहा, राज्य सरकार के विषय, यहां पर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। फिर इनको दो भागों में बांटिए आप, मूल संविधान में और वर्तमान में। मूल संविधान में बात की जाए तो संघ सरकार के अंतर्गत संघ में कितने विषय थे? 97। और वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय किनके पास है? फिर लिखिए ऐसी राज्य सूची में मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं? तो मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? 61। फिर ऐसे समवर्ती में मूल संविधान और वर्तमान, तो इसमें थे 47 विषय और यहां पर कितने हैं? एक बार आप डायग्राम बनाइए। समवर्ती में केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा, संबंध भी न लिखे आप, विषयों का बंटवारा और वेस्ट रहेगा, मध्य विषयों का बंटवारा। अगर आपने वो भी लिख लिया तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विषयों का बंटवारा। अब विषयों का बंटवारा कैसे कैसे किया गया है? एक तो संघ के पास कौन कौन से विषय होंगे और एक राज्य के पास कौन से होंगे, और संघ और राज्य दोनों के मध्य अगर कोई विषय आ गया तो वो किसमें जाएगा? समवर्ती सूची में। अब देखिए मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे जब संविधान लागू हुआ तब? कितने थे? 97। और वर्तमान में कितने हैं? 100। फिर अगर राज्य सरकार की बात करें तो मूल संविधान में राज्य के पास कितने थे? 66 और वर्तमान में कितने हैं? 61। और अगर हम ऐसे ही समवर्ती सूची में बात करें तो मूल संविधान में विषयों की संख्या थी 47 और वर्तमान में कितने हैं? 52। अब इन पर कानून कौन कौन बनाएगा, इनके बारे में चर्चा करें। तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? लिखिए नीचे, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। तो यहां पर तो किसके पास होगा? संघ में संघ सरकार के पास। और किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। और यहां पर राज्य के पास होगा। यहां पर और किसके पास होगा? राज्य के पास। अब यहां पर बताइए समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में किसके पास अधिकार होगा? तो यहां पर लिखिए केंद्र और राज्य दोनों के पास, केंद्र और राज्य इन दोनों के पास अधिकार होगा। कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास भी होगा और राज्य के पास भी होगा समवर्ती सूची में। लेकिन अब ध्यान से सुनना, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, केंद्र के पास भी हो, राज्य के पास। लेकिन अगर किसी कानून में टकराव हो जाए कि राज्य बोल रहा है कि यह सही है और यह बोल रहा है, केंद्र बोल रहा है कि गलत है, फिर किसको मान्यता दी जाएगी? फिर प्रायिकता दी जाएगी किसको? केंद्र के पास। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर टकराव होता है तो अंतिम फैसला किसका मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा। ये बात समझ में आ गई? अब जैसे संघ के पास है, अब संघ के पास कौन कौन से विषय होते हैं बताओ? जैसे डिफेंस से संबंधित जितना भी अधिकार है वो केंद्र के पास होगा, और जो विदेश नीति है उनका भी इनके पास होगा, और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने हैं, व्यापार से संबंधित बनाने हैं, तो वो भी
संघ सरकार के पास ही होता है। राज्य सरकार के पास राज्य की खुद की पुलिस का पावर होता है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका पावर भी इनके पास होता है। जो अन्य राज्य के कर है उनके पास भी कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। समवर्ती सूची में दोनों के पास में होता है। अब बताओ कि सर कुछ विषय ऐसे भी आ जाए या कुछ कानून ऐसे आ जाए कि उनको नया कानून बनाया जाए या कानून की जरूरत पड़ गई, तो वो किसके पास होगा, वो कौन सी विषय में जाएगा। जैसे जैसे अब टाइम आगे आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपराध भी नए बढ़ेंगे और आवश्यकता भी अलग अलग होगी। तो वो पावर किसके पास होगा, राज्य के पास होगा या केंद्र के पास। तो वो कौन सी सूची में जाएंगी, तो आगे एक हेडिंग लगा के लिखो अवशिष्ट सूची। एक तो क्या हो गई संघ, एक हो गई राज्य, एक अवशिष्ट और एक माफ कीजिए एक हो गई समवर्ती। अब एक सूची लिखिए अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। तो ये आपको सीटें कितनी थी इतना भी ध्यान रखना है। अब अवशिष्ट सूची लिखो। अवशिष्ट सूची में लिखो इस सूची में कानून बनाने का अधिकार, इस सूची में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा। केंद्र के पास होगा। अवशिष्ट सूची का उल्लेख, अवशिष्ट सूची का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 248 के अंतर्गत किया गया है। अवशिष्ट विषय, इसका उल्लेख संविधान में कहा है, अनुच्छेद 248। अब जैसे मैंने राज्य के बारे में पढ़ाया कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय, लेकिन अपवाद के रूप में वहां भी माना जाए तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, 251 और 252 ये ऐसे अनुच्छेद हैं अपवाद के रूप में। अगर देश में आपातकाल लग जाता है, आपातकाल की स्थिति हो गई, जैसे राज्य है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो वहां पर वो पावर किसके पास आ जाएगा, फिर जो राज्य सूची पर जो विषय बनाए जा रहे थे वो पूरा पावर किसके पास आ जाएगा, केंद्र के पास आ जाएगा। तो वो अपवाद के रूप में अनुच्छेद 249, 250, 51, 52 ये कुछ अनुच्छेद है जो केंद्र के पास में इनका पावर होगा। ये आप रहने दीजिए, हम आगे राज्य सरकार के बारे में पढ़ाऊंगा, तब इनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास हो गया। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 248 के तहत। यहां तक बात समझ में आ गई क्या। अब उदाहरण के रूप में लिख लीजिए आप, जैसे अवशिष्ट सूची में कौन कौन से आएंगे तो लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए उदाहरण के लिए अवशिष्ट सूची में साइबर क्राइम, साइबर क्राइम हो गया। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि साइबर क्राइम की सूची का विषय है, राज्य सूची का या संघ सूची का है या समवर्ती सूची का या अवशिष्ट सूची का है। अब साइबर क्राइम समय के साथ एक नया अपराधी तो हुआ है साइबर क्राइम, जैसे ऑनलाइन ठगी हो गई, तो उस समय देश आजाद हुआ था तब तो ऐसा कोई ये अपराध नहीं था साइबर से संबंधित, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा है तो अपराध का नेचर भी बढ़ा है, तो उसके लिए साइबर क्राइम का जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो अवशिष्ट सूची में दिया गया है। और ये कौन बनाएगा, केंद्र इसके ऊपर बनाएगा। जैसे और देखें तो सेरोगेसी मदर, सेरोगेसी मदर ये क्या होती है, हिंदी में कहे तो सेरोगेसी मदर को किराए की कोख, इसे किराए की कोख भी कहा जाता है। अब आपने अगर थोड़ा सा साइंस बायोलॉजी पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे। चलो थोड़ा सा बताता हूं, पूरा डीप में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन सेरोगेसी मदर का यही अर्थ होता है कि कोई महिला अगर गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है तो वो चिकित्सीय पद्धति के माध्यम से अर्थात मेडिकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी अन्य स्त्री में गर्भ धारण करवा सकती है। समझ गए कि मतलब वो स्त्री खुद गर्भ धारण के लिए सक्षम नहीं है, अगर शरीर में कुछ ऐसी खामियां है या ऐसी कोई दिक्कत है, बीमारी है, तो इसके लिए वो जो मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है हॉस्पिटल में आजकल खूब
वो आ रही हैं, तो उसके माध्यम से किसी अन्य महिला में गर्भधारण करवा सकती है। तो उसके लिए ये कानून बनाया गया है। तो ये इस पर कानून बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी? तो देखिए, जो यूरोपीय कंट्री के लोग हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊं, तो वहां पर थोड़ा कल्चर पूरा अलग है। वहां पर शादी को एक शादी न मानकर एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। यहाँ पर तो शादी एक बहुत बड़ा बंधन मानते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर तलाक हो जाए, हमारे यहाँ भारत में की बात करें, तो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर तलाक जिस स्त्री और पुरुष का हो गया, ठीक है, अगर वो जीवन में अगर कहीं अचानक से मिल भी गए, तो उनकी हिम्मत नहीं रहती कि वो आंखों से आंखें मिला ले, अगर गलती से भी मिल गई। लेकिन अगर पश्चिमी देशों यूरोपीय कंट्री की बात करें, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर एक छोड़ता है, दूसरा गया, तीसरा गया, उससे तलाक हो गया। तो वहां पर ऐसा नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं? वो शादी भी चाहते हैं और बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते, मतलब उनको बच्चे भी चाहिए और शादी भी करनी है। तो वो क्या करते हैं? तो ये मिसयूज हो गया। तो वो कहाँ पर आते हैं? भारत। अब भारत में बेरोजगारी भी खूब है, पैसे के लिए कुछ न कुछ तो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं? वहां से विदेश से आते हैं और यहाँ पर ऐसी महिला को चुनते हैं, पैसे, वो चाहे वो पैसों के लालच में हो, कैसे भी है, उनको पैसे देते हैं और फिर उस महिला में गर्भ धारण करवाते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप गूगल करके देख लेना कि कैसे कैसे क्या होता है, हमारे ये विषय नहीं है। तो गर्भ धारण करवा लिया, बच्चा पैदा हो गया, तो उस बच्चे को तो वो खुद विदेश ले जाएंगे और बदले में उस महिला को कुछ दे देंगे। इसका मतलब तो ये क्या हुआ है? एक कानून हो गया ना, कि मतलब उस महिला के शरीर का मिसयूज हो रहा है। तो इसके लिए कानून आया यहाँ पर। तो थोड़ा डिटेल में मैं इतना ही बता रहा हूँ। तो फिर आज हमने पढ़ लिया, कहाँ तक पढ़ लिया? अनुसूची 4 तक, माफ कीजिए, अनुसूची 7, 4, 5, 6 और 7 तक हमारी हो गई। और हम आगे कल पढ़ेंगे। और आपको फिर से बता दूं, हमारे चैनल का नाम में थोड़ा संशोधन हुआ है। हमारे चैनल का नाम हो गया आनंद कैरियर विजन। तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी अपडेट हो गया होगा, आपने देखा है। तो आप इस चैनल को, अगर आपको ये क्लास पसंद आई, आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही।